जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर अब तक किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। देन यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पे लाए जाते हैं और किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाती है। तो गाइस, आज एएनएम वालों की साइंस की आपकी 9वीं क्लास है, तो बने रहिए आप लोग अंतिम तक। वीडियो में एक एक क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण करेंगे और सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यह सेशन। चलिए स्टार्ट करते। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार। ओके, तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका है, तुल्यकालिक कक्ष की समय अवधि है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ रहा है और ये क्वेश्चन जो है का कौन से यूनिट से है, तो गाइस हम लोगों ने आपको डिटेल वाइज करवाया है यूनिट ब्रह्मांड। ओके गाइस, तो ये जो ब्रह्मांड यूनिट है, इससे यह क्वेश्चन उठाया गया है। और जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं, आप लोगों ने सिलेबस का वीडियो जरूर देखा होगा। तो जैसा हमने सिलेबस बनाया है उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन उठाता है गाइस। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें आप लोग। ओके गाइस, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तुल्यकालिक कक्ष की समय अवधि है 365 सही 1/4 दिन, 24 डे, 24 आवर या 12 आवर। तो गाइस, इसका सही उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट्स करना है। ओके, तो बता दूं आप लोगों को, इसका सही उत्तर गाइस आपका होगा 24 आवर। ओके, जो एक तुल्यकारी उपग्रह है वह अपना एक परिक्रमण कितने हावर में करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 24 आवर की अवधि में ये एक परिक्रमण पूरा करता है आपका तुल्यकाली उपग्रह। ओके, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन गाइस। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ये रहा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था कल ब्रह्मांड की क्लास में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, द पार्ट ऑफ अ मीटियोर विच रीचेस द अर्थ सरफेस इज। आपको पूछा है उल्का का वह भाग जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है। देखिए गाइस, आप सभी साथियों को बता दूं मैं, यहाँ पे जो उल्का है, ओके गाइस, उल्का का वह भाग जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचता है। तो अब यहाँ पे उल्का किसे कह रहा है गाइस, तो बता दूं आपको मैं, जो आपके आकाश में सर्वाधिक चमकीला तारा होता है गाइस। ओके, कुछ समय पश्चात वह तारा यानी उसका तापमान खत्म हो जाता है और वह टूट के गिरने वाला होता है। ओके, टूट के गिरने वाला होता है, उस तारे को कहते हैं उल्का। और गाइस, जो टूट के गिरता है तो उसका जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं? ओके, उसके भाग को क्या कहते हैं? जो उल्का का वह भाग टूट के पृथ्वी पर आता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस, आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका जो उल्का का टूट कर पृथ्वी पे भाग आता है उसे उल्का बिंदु कहा जाता है। ओके, उल्का बिंदु कहा जाता है। देन यहाँ पे आप लोगों को धूमकेतु के बारे में मैंने बताया था गाइस। ये धूमकेतु क्या है? इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्या गाइस? पुच्छल तारा भी कहा जाता है। और इसकी एक स्पेशल बात ये है कि ये 76 साल बाद दिखाई देता है, प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। अगर आप लोगों को आज पुच्छल तारा दिखाई देगा तो आज के 76 साल बाद फिर दिखाई देगा। ओके गाइस, 76 साल बाद, ध्यान रखें, नोट डाउन जरूर कर लें। आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि ओके 76 साल बाद दिखाई देने वाला कौन सा तारा है, तो आपको ध्यान में रखना है धूमकेतु या पुच्छल तारा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर का क्वेश्चन गाइस। चलिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा। एक धूमकेतु की पूंछ हमेशा संकेत करती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उपग्रह की ओर या उपग्रह से दूर। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। द टेल ऑफ अ कोमेट ऑलवेज पॉइंट। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो धूमकेतु की पूंछ है वह हमेशा हमेशा यह दिखाने का संकेत करती है कि वह सूर्य से दूर है, अवे फ्रॉम द सन। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का गाइस यहाँ पे।
चलिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस प्रकार रखती है कि प्रकाश भी उसकी सतह से नहीं निकल सकता। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइस आपके लिए कि एक वस्तु अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस प्रकार रखती है कि प्रकाश भी उसकी सतह से नहीं निकल सकता। क्या कहलाता है? ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, अभिनव तारा, सफ़ेद वामन तारा। तो गाइस इन सब के बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा किया था ब्रह्मांड की क्लास में, तो आप लोगों को बता दूं इसका सही उत्तर आपका होगा ब्लैक होल। ओके, क्या होगा? ब्लैक होल होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 5वें नंबर का क्वेश्चन। आपको कहा है कि उन्होंने विषम छाटिए, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके गाइस, क्या पूछा है आपको? देखिए यहाँ पे हटा देते हम लोग इससे पहले। ओके, चलिए, ये आपको जो पूछा है गाइस क्वेश्चन में, निम्न में से एक विषम छाटे पूछा है, घनत्व, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो गाइस आप सभी साथियों को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? मैंने बताया था कि आपको मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं। कितने? मूल मात्रक 7 होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मूल मात्रक से मिलके आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि ये जो द्रव्यमान है ये मूल मात्रक है और इसका इकाई केजी होता है। ओके गाइस, और लंबाई भी आपका क्या है? मूल मात्रक है और इसका मीटर होता है मात्रक। देन समय भी मूल मात्रक है और इसकी यूनिट सेकंड होती है। तो गाइस ये तीनों ही मूल मात्रक है। तो इसमें से विषम क्या है आपका? विषम तो आपका डेंसिटी हुआ ना। ओके, समझ रहे हो ना आप? ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया अकेला, और बाकी ये तीनों समान हैं, ये अकेला विषम है। ओके, इस प्रकार आप लोग आंसर छाट लोगे अलग। तो गाइस आप लोगों को घनत्व का सूत्र भी याद में रखना चाहिए। घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? तो घनत्व इज इक्वल टू आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ओके, फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसलिए फॉर्मूले भी रट लिया करो आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है गाइस। चलिए, इतने क्वेश्चन यहाँ हम लोग कर लेंगे आप लोगों के साथ मिलके कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। विच इज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? त्वरण की कौन सी सही इकाई है? त्वरण की कौन सी इकाई सही है, ये आपको पूछा है गाइस। मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत ही सरल दिया है। एक तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए गाइस। कौन से? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिया है, देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी किसकी यूनिट है? चाल या वेग की यूनिट है। देखिए ये चाल या वेग की यूनिट है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, क्योंकि आपको त्वरण का पूछा है गाइस। और सेकेंड वाली बात करें तो मीटर पर सेकेंड, तो ये भी नहीं है उसकी यूनिट। आपकी सही यूनिट कौन सी बची? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गाइस ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गई? तो गाइस आप सभी साथियों को कहा था मैंने कि आप लोग फार्मूले याद रखा करो। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? तो वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? v माइनस यू, यानी प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटे क्या हो जाएगा आपका? समयांतराल। ओके, ये होता है त्वरण एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, इसे ये से डिनोट करते त्वरण को आपके v माइनस यू, यानी वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब गाइस यहाँ पे वेग का मैंने अभी ही आपको बताया था यूनिट। वेग की यूनिट क्या होती है हम रख दे यहाँ पे, तो मीटर पर सेकेंड होती है वेग की यूनिट। और आपको बताया था समय आपका मूल मात्रक है, टाइम और इसका क्या होता है? यूनिट, तो इसका सेकेंड होता है। अब गाइस अगर ये वाला यस अगर आपका गाइस ऊपर चले जाए, ओके, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? चलिए अब बता रहा हूँ आपको, ये वाला यस अगर आपका नीचे आ जाए, ओके, देखिए ऐसा है आपका। ओके, हमने फॉर्मूले में रखे थे एक्सेलरेशन में वेग के परिवर्तन का जो आपका है, ओके, यूनिट, वो क्या आ जाएगा? वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बटे आपका टाइम का सेकेंड हो जाता है। तो अब अगर हम लोग इसका नीचे पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तीसरा वाला सही हो जाएगा। ओके, आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले तो
सदिश राशि के बारे में और फिर अदिश राशि के बारे में, ताकि आपको क्वेश्चन आए तो आप समझ जाए। ओके, अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है गाइस। तो सबसे पहले सदिश की बात करते हैं। तो सदिश वह राशि होती है जिसका परिमाण और दिशा होता है। ओके गाइस, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन दोनों की, उसे सदिश राशि कहते हैं। और गाइस अदिश राशि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये भी समझ लो आप लोग, अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि वह राशि जिसमें जिसमें दिशा की आवश्यकता, देखिए परिमाण तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है गाइस। ओके, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अब देखेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग, आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो गाइस यहाँ पे वेग आपकी सदिश राशि है या नहीं, मुझे बताइए। क्या वेग में दिशा है गाइस? वेग में दिशा है, घनत्व में दिशा है, या आयतन में, या चाल में? तो गाइस इनमें से आपको बताना है किसमें दिशा नहीं, दिशा की जरूरत है। ओके, दिशा और परिमाण दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपके सामने ऑप्शन कट हो जाएगा आयतन। आयतन में, वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि हमारी सदिश राशि कहती है कि वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। इसमें परिमाण तो है आयतन में, ओके, लेकिन दिशा नहीं है। अब यहाँ पे परिमाण के लिए कंफ्यूज हो रहे होगे। तो गाइस परिमाण मतलब उसका उसका कोई वजन होना चाहिए। ओके, वही उसका परिमाण कहलाता है, उसका कोई मास होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे डेंसिटी की बात कर ले तो घनत्व का भी परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ओके गाइस, और अब बात करते गाइस हम लोग चाल और वेग, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको बता दूं, इसका सही होगा आपका वेग। ओके, चाल की कोई दिशा नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, स्पीड की, देन आपकी वेलोसिटी की, यहाँ पे दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, तो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको अगले लेक्चर में। ओके, यहाँ पे अगर आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को तो जरूर करने की कोशिश करना। 1 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए आपका इस सुनने आंसर क्या बताया है, 10⁻⁶ माइक्रोन, जबकि माइक्रोन को हम क्या लिखते हैं, 10⁻⁶। ओके, माइक्रोन को 10⁻⁶ लिखते हैं माइक्रो को, जबकि यहाँ पे इन्होंने मेगा आंसर किया है। ओके गाइस, और लिखा माइक्रोन है। तो ये कन्फ्यूज़न हमें क्लियर करना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोबारा हम लोग लाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर का है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आपका है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो गाइस यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ओके गाइस, इस आंसर को इस प्रकार से ध्यान रख लेना, 10⁻10 मीटर। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हाँ, और एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपकी एंगस्ट्रॉम लंबाई की यूनिट है, यानी तरंग दैर्घ्य की यूनिट है। ओके, तरंग दैर्घ्य की यूनिट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपके लिए अगले अगले इसमें लाया जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे भी थोड़ा डाउट है मुझे, तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में करवाया जाएगा। देन यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, हैबर प्रक्रम, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम, साल्वे प्रक्रम, या विद्युत प्रक्रम। तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है NaCO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट। अब इसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। तो गाइस आपके हैबर विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है, आपका अमोनिया बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, NH3। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, जंग का रासायनिक संगठन क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। आपको क्वेश्चन पूछता है कि जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो गाइस आपको बताना है कि जंग लगना आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। देन यहाँ पे आपको पूछा है जंग का रासायनिक संगठन यानी सूत्र क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, आपका जो जंग का सूत्र होगा वो आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है, Fe2O3.X H2O। ओके,
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। चलिए गाइस यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका। चलिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इसे छोटा कर लेंगे हम लोग गाइस। चलिए यहाँ पे चारों ऑप्शन आ चुके हैं आपके सामने और क्वेश्चन पूछा है आपको, निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रभावी आसवन है? द्रव्य वायु के घटकों का पृथक्करण, कच्चे तेल का मेसोलिन, डीजल, मिट्टी के तेल में पृथक्करण, मिट्टी के तेल और पानी का पृथक्करण। आपको ऑप्शन दिया है एक्स वाई जेड, एक्स जेड या वाई जेड। तो यहाँ पे आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा गाइस? एक्स वाई। क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। जो प्रभाजी आसवन होता है उससे क्या किया जाता है? द्रव्य वायु घटकों का पृथक्करण किया जाता है। देन कच्चे मिट्टी तेल का मेसोलिन, डीजल तेल और मिट्टी के तेल का पृथक्करण किया जाता है। और यानी इससे प्रभाजी आसवन से आपका पेट्रोल भी बनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन। ओके 14 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो गाइस यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपको पदार्थ की क्लास में आज करवाया भी है कि कौन कौन से पदार्थ आपके ऑक्साइड कहलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे बता दूँ, आपका जो अम्लीय ऑक्साइड है, मैंने बताया है बार बार आपको कि अगर आपके देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जिंक, एल्यूमिनियम, ओके, और एक पदार्थ आपको ध्यान में रखना है जिंक, एल्यूमिनियम और पीबी, ओके। ये अगर ये तीनों आपको किसी भी ऑक्साइड के साथ दिखाई दे, किसी भी साथ संयुक्त अवस्था में दिखाई दे, आपको किसी भी यौगिक के साथ संयुक्त अवस्था में दिखाई दे, तो आपको बिल्कुल आंसर सही कर देना है, ऑक्साइड वही वाला है कह के, ओके, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है कह के, ओके। तो यहाँ पे हमारे को एल्यूमिनियम किसके साइड दिखाई दे रहा है गाइस? देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस यहाँ पे आपका 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर बता रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस इस आंसर को भी आप लोगों को कंफर्म करके बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ओके, कि इसका सही में आखिर में क्या होगा, ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा और डाउट है। तो अम्लीय ऑक्साइड आखिर में होते क्या है ये आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ताकि अभी इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीनशॉट मार के रख लेता हूँ, ओके गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये कथन जाना जाता है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये कथन जाना जाता है। अष्टक नियम, आधुनिक आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम या त्रिक नियम। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। बता दूँ कि जो आपका भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन है, ये कथन आपके किस से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित है, ओके, आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित है। और यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया था। किसने? मोजले ने 1913 में दिया था गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन करना है कि जो आपका आपका सबसे पहले जो आवर्त सारणी को अरेंज करना शुरू किया था, यानी जो आपकी आवर्त सारणी है उसको जमाना स्टार्ट किया था तत्वों को, वो सबसे पहले त्रिक ने किया था, यानी डॉबेराइनर त्रिक ने त्रिक नियम दिया था, उसके आधार पर जमाना शुरू किया था तत्वों को, ओके, जमाना। तो गाइस यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, जो अष्टक नियम है वो न्यूलैंड के अष्टक ने दिया है, ओके, न्यूलैंड अष्टक ने दिया है अष्टक नियम। देन यहाँ पे आपका मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था, मेंडलीव ने, वो आपको इम्पोर्टेंट नोट कर लेना है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था, ओके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का, ओके। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, निम्न में से भर्जन कौन सा प्रक्रम है? निम्न में से भर्जन कौन सा प्रक्रम है? अयस्क को कार्बन की उपस्थिति में गर्म करना,
अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना या अयस्क को सल्फर के साथ गर्म करना। तो गाइस यहाँ पे इसका सही उत्तर आपको होगा, ध्यान में रखना, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना कहलाता है आपका भर्जन। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का, और 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अम्ल ठोस नहीं है? निम्न में से कौन सा अम्ल ठोस नहीं है? टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, जो आपका एसिटिक अम्ल है वो ठोस नहीं है। और एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपके सिरके में किया जाता है। सिरके के परीक्षण के लिए एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। देन इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, CH3COOH। ओके गाइस, देन यहाँ पे सिट्रिक फल यानी सिट्रिक अम्ल आपका कहाँ पाया जाता है? तो गाइस ये आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ? खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू हो गया, अचार हो गया। देन यहाँ पे टार्टरिक अम्ल कहाँ पाई जाती है? तो आपके इमली में पाई जाती है। ओके गाइस, इमली में पाई जाती है टार्टरिक अम्ल। ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। और ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है गाइस? तो कपड़ों में लगे हुए दाग को साफ करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका है 18 नंबर का क्वेश्चन गाइस, बहुत ही प्यारा सा। न्यूट्रॉन की खोज का क्षेत्र किसको दिया जाता है? बताइए आप लोग, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूटन, चैडविक, जे थॉमसन या रदरफोर्ड? तो गाइस आप सभी साथियों को बता दूं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ओके गाइस, देन बात कर ले हम, तो यहाँ पे आपका उत्तर तो चैडविक हो जाएगा। देन बात कर ले जे थॉमसन की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और उसका मान क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 × 10⁻⁹ ये याद रख लेना है आपको। ओके, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹। देन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस कि जो रदरफोर्ड है उन्होंने क्या किया था? तो रदरफोर्ड ने आपके नाभिक की खोज की थी। किसकी? नाभिक की खोज की थी। ओके, न्यूक्लियस की, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और आपके जो न्यूट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन आपके परमाणु की चारों कक्षाओं के ओर चक्कर लगाते हैं, दिन आपके जो नाभिक में पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे 19 नंबर का। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक यौगिक में 3 तत्वों A B C के परमाणु है। यदि A का ऑक्सीकरण संख्या +1, B का +5 और C का -2 है तो यौगिक का संभव सूत्र क्या होगा? तो गाइस ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास लाने का वादा किया है, तो कोशिश करूंगा कि आज ही आपकी न्यूमेरिकल क्लास बन जाए। ओके, देन गाइस 20 नंबर की बात करते हैं, तो 20 नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। हमारे शरीर में खालिस्तान एमिनो अम्ल है जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कर लो कि जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ओके, देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है और बार बार सभी एग्जामों में पूछा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर का क्वेश्चन गाइस। 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, निम्न में से किसकी कमी के कारण मेरी स्मियस या क्वासियोरकर बीमारी होती है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के सामने ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, A और B दोनों या विटामिन। तो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपको बता दूं, ये किसकी कमी से होते हैं? तो गाइस ये आपके देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों की कमी से होते हैं आपके। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरिस्मियस और क्वासियोरकर बीमारी ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना, किससे? हड्डियों से संबंधित बीमारी है। देन यहाँ पे बात कर लेंगे हम, आपके सामने विटामिन आया है। तो विटामिन की सबसे पहले खोज किसने की थी? फंक ने 1911 में की थी। ओके, विटामिन शब्द की खोज
देन आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जल में घुलनशील, कौन काय में? जल में घुलनशील, और दूसरे वसा में घुलनशील। ओके गाइस, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बी विटामिन आपका होता है, देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जो विटामिन होते हैं आपके कौन कौन से? ए, डी, ई और के विटामिन, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशे या लिपिड। तो गाइस आप सभी साथियों को बताया था मैंने कि हम लोग भोजन के रूप में क्या खाते हैं। ओके, हम लोग भोजन के रूप में क्या खाते, क्या लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बताया था भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और लिपिड यानी यहाँ पे वसा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में जैसे चावल लेते हैं हम। ओके गाइस, देन यहाँ पे प्रोटीन के रूप में हम लोग दालें खाते हैं। देन आपका लिपिड यानी वसा के रूप में हम तेल यूज़ करते हैं। देन आपका ऑयली जो भी मटेरियल है यूज़ करते हैं, हमें लिपिड यानी फैट मिलती है, वसा मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है निम्न में से कौन सा अवयव पोषक तत्व नहीं है भोजन का। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है फाइबर, रेशा नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है? मक्खन, क्रीम, दही, टोफू। तो बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथियों को मालूम है जैसे कि हम लोग दूध से मक्खन निकालते, दही क्रीम निकालते और दही निकालते। तो गाइस आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा टोफू। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? बहुत ही प्यारा सा, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो गाइस आप लोगों से अभी चर्चा किया था मैंने कि विटामिन कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो आप लोगों को बताया था कि जल में कौन कौन से है, तो बी और सी, और बाकी बचे वाले आपके वसा में होते हैं घुलनशील। ओके, तो आपको क्या पूछा क्वेश्चन में गाइस? क्वेश्चन में आपको पूछा है ए, ई और के कहाँ अवशोषित है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वसा में अवशोषित होते हैं। ओके गाइस, देन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है 25 नंबर का क्वेश्चन, शरीर के द्रव्यमान सूचक का सूत्र है। ऊंचाई को भार से भाग दिया जाता है, भार को ऊंचाई से, या भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाता है, या ऊंचाई को भार के वर्ग से। तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर ध्यान में रखना है, भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाता है, भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। शरीर के द्रव्यमान सूचक का सूत्र है, अब शरीर के द्रव्यमान सूचक का सूत्र निकालने बोला है, m इज इक्वल टू क्या होता है बोला है उन्होंने, जो आपका भार है, भार यानी वेट। ओके, वेट को ऊंचाई के वर्ग यानी h² से भाग देता है वो। ओके, इस प्रकार आपका शरीर के द्रव्यमान का सूचक सूत्र बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर का क्वेश्चन गाइस। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है प्रोटीन के, चलिए ऊपर बढ़ा देते हम लोग। चलिए, प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यक है कहलाते हैं। प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते लेकिन खुराक में लेना आवश्यक है। आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक वसी अम्ल, अनावश्यक वसी अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो गाइस आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपके हैं प्रोटीन के लिए एमिनो अम्ल। ओके, आवश्यक एमिनो अम्ल जो कि 20 प्रकार के होते हैं लेकिन यह शरीर में नहीं बनाए जा सकते। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 20 एमिनो अम्लों में से आवश्यक एमिनो अम्लों की, वाओ नाइस क्वेश्चन, 20 एमिनो अम्लों में से आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है गाइस? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों की जो 20 एमिनो अम्ल होते हैं प्रोटीन बनाने वाले, उनमें से
8 एमिनो अम्ल होते हैं जो कि आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर का। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीव विज्ञान की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से है। मार्फोलॉजी, अकारिकी, शरीर एनाटॉमी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी या टेक्सोनॉमी वर्गीकी। तो आपको ध्यान में रखना है ये आपकी शाखा है। देखिए यहाँ पे वर्गीकरण शब्द आया है तो आपको ध्यान में रखना है ये आपकी टेक्सोनॉमी होगी, यानी वर्गीकी, वर्गीकरण, वर्गीकी। देन गाइस यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, जो वर्गीकरण सबसे पहले किया था ओके जीवों का, तो वो आपका था, आपको ध्यान में रखना है कार्ल लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, वंश प्रदर्शित करते हैं एक जीव को, अलग अलग जीवों के समूह को, घनिष्ठता से जुड़ी हुई जाति समूह को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है आपका जो वंश प्रदर्शित करता है वो घनिष्ठता से जुड़ी हुई जाति समूह को डिसाइड करता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, जातियों का उद्भव पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या लिनियस ने? तो आपको ध्यान में रखना है ये आपकी पुस्तक है जातियों का उद्भव, डार्विन की। और डार्विन ने जीवों का विकास सिद्धांत दिया था, जैव विकास सिद्धांत दिया था, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होंगे? कुल, वंश, कक्षा, जाति। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कक्षा में आपका जो है निम्न में से सबसे कम समान लक्षण कक्षा में होंगे। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर का, निम्न में से सामान्य उत्तक की पहचान कीजिए। जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, बाह्य रचना या फ्लोएम। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा दूँ, ये जो जाइलम पॉइंट आया है गाइस, ये आपका क्या है? ये आपके पौधों को जल प्लस खनिज प्रदान करता है। क्या क्या? जल और खनिज प्रदान करता है आपके किन्हें गाइस? पौधों को। देन आपका जो आपका नीचे फ्लोएम ऑप्शन है, ये क्या करता है? ये आपके पौधों को भोजन प्रदान करता है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि वह कौन सा टिश्यू है जो पौधों को भोजन प्रदान करता है, तो ये आपको लगाना होगा फ्लोएम। आपको पूछेगा क्वेश्चन में वह कौन सा टिश्यू है जो पौधों को जल और खनिज प्रदान करता है, तो वो आपका जाइलम होगा। देन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि निम्न में से कौन सामान्य उत्तक है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन आपका है, एक संवहन मंडल से जुड़ा हुआ पाया जाता है। एक बीजपत्री जड़, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्रीय तना। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री तना। ओके, एक संवहन बंडल से जुड़ा हुआ पाया जाता है एक बीजपत्रीय तना में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है गाइस? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो आनुवांशिक विभिन्नता नहीं करता है? डीएनए कॉपी में गलती, लैंगिक जनन, पर्यावरण, पोषण। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो आनुवांशिक विभिन्नता नहीं करता है, तो वो आपका है पर्यावरण। ओके, इन्वायरमेंट। देखिए बाकी ये जो है डीएनए, ये भी आपका जेनेटिक्स से संबंधित है, आनुवंशिकी से, लैंगिक जनन भी आपका है और पोषण भी। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या होंगे? समान जाति के सही व्यक्तित्व क्या है? अंत समरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना या अंत समरण द्वारा अनुपजाऊ पीढ़ी का बनना, समान आवास में रहना, अलग आवास में रहना। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखा है अंत समरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना, अंत समरण द्वारा उपजाऊ पीढ़ी का बनना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समान जाति के सही व्यक्तित्व। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है।
ओके, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देता हूँ मैं। यदि किसी 2 kg की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें कितना त्वरण होगा। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया था मैंने, बल का सूत्र क्या होता है, F इज टू एम ए। क्या होता है, F इज टू एफ एम ए। ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका बल का, और आपको क्या दिया है, 10 न्यूटन बल दिया है, तो 10 न्यूटन F की जगह रख देंगे। देन यहाँ पे दिया है 2 kg आपका मास दिया है, 2 kg रख देंगे मास की जगह, इनटू में आपका त्वरण है। अब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 2 से 5 बार में आपका कट जाएगा क्या, 10। ओके, तो आपका बच गया कितना, 5। ओके, ए इज इक्वल टू 5 बच गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 न्यूटन। ओके, क्या होगा गाइस यहाँ पे आपका, चलिए ये होगा आपका पहला वाला उत्तर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है। दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। विस्थापन को, चाल को, वेग को या त्वरण को, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जो दूरी और समय ग्राफ का ढाल है वो किसे प्रदर्शित करता है। ओके गाइस, इस प्रकार से ये आपका ढाल बना है, ये किसे प्रदर्शित करता है, ये यहाँ पे टी दिया है आपका, ये डिस्टेंस दिया है, तो ये आपके किसे प्रदर्शित करेगा, ये चाल स्पीड को शो करेगा। ओके, बढ़ेंगे, देखिए क्यों 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 देख अभी देखिए आप लोग। ओके, ये आपका डी था डिस्टेंस और ये टी था। ओके, और आपको पूछा था ये जो आपका ग्राफ है ये किसे शो करेगा। तो गाइस आप सभी साथियों को मालूम है कि आपका चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, तो ये किसे डिनोट करेगा, ये आपके चाल को डिनोट करेगा। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको, चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक 50 kg का लड़का 5 मीटर प्रति सेकेंड चलता है, उसका संवेग क्या होगा। तो गाइस अगर आप सभी साथियों को संवेग का सूत्र मालूम हो तो यहाँ पे आप लोग उत्तर बिल्कुल निकाल सकते हो, हल कर सकते हो। P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। ओके, क्या होता है, मास इंटू वेग होता है। P इज इक्वल टू, यानी P, देखिए आपके संवेग को डिनोट किया जाता है P से, तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप लोग किसी का भी निकाल सकते वैल्यू। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो 50 किलोग्राम का लड़का है, यानी मास दिया है आपका 50 किलोग्राम का लड़का, डॉट आपका दिया है जो आपकी चाल है वो क्या दी हुई है, 5 मीटर प्रति सेकेंड चलता है, तो 5 से गुना कर देंगे यहाँ पे। ओके, वेग की जगह 5 रख दी हमने, देन आपका क्या हो जाएगा, 5 25 यानी 250 आपका उत्तर आ जाएगा। ओके गाइस, और यहाँ पे यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा, किस में आएगी, यूनिट आपकी केजी। ओके, मास की केजी होती है, और ये आपका चाल का होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड आपकी यूनिट आ जाएगी। ओके गाइस, तो कितना आ जाएगा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड, पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, 250 केजी मीटर पर सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी समय का ग्राफ होगा। जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी समय का ग्राफ होगा। अक्ष के समांतर सीधी रेखा में चलेगा, समय अक्ष के साथ झुकी हुई रेखा में, वक्र रेखा में, या फिर आपका चलेगा घिरा हुआ क्षेत्र में। तो गाइस आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, अगर आपका गाइस ये रहा ओके डिस्टेंस और ये रहा आपका टाइम, अगर आपका जब कोई वस्तु स्थिर है ओके तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका समय है वो अक्ष के समांतर चलेगा। कैसे चलेगा, आपके अक्ष के सॉरी है ना, ऐसे चलेगा, देखिए कैसे चलेगा आपका, बिल्कुल ऐसे समांतर चलेगा। ओके, आपका टाइम अक्ष के समांतर चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, सीधी रेखा में चलेगा। ओके, 40 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो दूरी समय ग्राफ किस प्रकार का होगा, सीधी रेखा, समांतर, या वक्र रेखा, या परवलय। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर त्वरण 0 है तो आपकी दूरी समय ग्राफ भी आपका कैसा होगा, सीधी रेखा में चलेगा। ओके,
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा। देखिए कुछ न्यूमेरिकल तो मैं यहीं पे ही समझा दे रहा हूँ आपको, बाकी जो कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है, वो उसके लिए अलग से वीडियो लाना ही पड़ेगा हमें। एक लैंप 5 सेकंड में 500 जूल विद्युत धारा का उपयोग करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो आप लोगों को बताया था हम लोगों ने कि आपका जो कैपिटल P है वो आपका शक्ति को डिनोट करता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे VI होता है, और आपको दिया है यहाँ पे इसकी शक्ति निकालना है, लेकिन कहा है विद्युत धारा का उपभोग करता है। तो गाइस आपको ध्यान रहना चाहिए जो आपकी विद्युत धारा है वो यूनिट में निकाली जाती है, और 1 यूनिट का फॉर्मूला होता है आपका, ओके गाइस, यहाँ पे वाट इंटू हावर बटे 1000। ओके, वाट इंटू हावर बटे 1000। तो आपको कितना दिया है यहाँ पे? 500 जूल विद्युत धारा का उपभोग करता है, तो आपको शक्ति निकालना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का यूनिट दे दिया गया, कितना? 500 जूल यूनिट दे दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले 500 रख देना है इक्वल टू में, देन यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को दिया है 5 सेकेंड। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों का 1 हावर, ओके, या टाइम यहाँ पे रखा जाता है। तो आप लोगों का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 रख देंगे गाइस। तो ओके, तो 5 एक 5, तो यहाँ पे 100 वाट आपका आ जाएगा शक्ति। 1 मिनट गाइस। ओके, इसको जो है हम लोग पुनः एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका दिया था 500 जूल। ओके गाइस, 500 जूल इक्वल टू 5 इंटू हावर। ओके, देन आपका यहाँ पे 1000 भी मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद अगर 5 से 5 कट गया तो आपका बच जाएगा इतना। तो गाइस यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को करवाने के लिए हमें टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग पुनः इस क्वेश्चन को लेके आएंगे और बताएंगे आप लोगों को। ओके, अगर इस देखिए यहाँ पे 100 तो आ रहा है आंसर, लेकिन कैसे आ रहा है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे। चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है बताया था आप लोगों को मैंने, और कुछ एक बार फिर से बता देता हूँ। लाउड स्पीकर का मतलब क्या होता है गाइस? ओके, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये आपका एक माइक होता है जिसपे मंचाशील आपके ऐलान करते हैं, हेलो माइक चिक, हेलो माइक चिक। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, माइक में आपकी ध्वनि जाती है। ओके गाइस, तो ये माइक आपका क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में ध्वनि आपकी परिवर्तित हुई, ये कहाँ जाएगी? तो ये आपके एम्पलीफायर के पास जाएगी, और एम्पलीफायर से आपका क्या होता है? लाउड स्पीकर कनेक्ट होता है, जिसको आप ओके माइक, ओके, ये आपका लाउड स्पीकर एम्पलीफायर से कनेक्टेड होता है। तो एम्पलीफायर से ये आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कहाँ जाती है? आपके लाउड स्पीकर पर, और ये सीधा आपका लाउड स्पीकर इसे ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ ही गया होगा कि जो लाउड स्पीकर काम करता है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? वो ध्वनि में परिवर्तित कर देता है। देन यहाँ पे बात करेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है आपका जो डायनेमो है। ओके, डायनेमो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देन आपका ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक करता है। ओके गाइस, एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, देन आपका मोटर क्या करता है? तो मोटर आपका करता है आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। देन आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, एक हार्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है? बहुत ही प्यारा सा और बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, एक हार्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। ये होता है आपका किस में? तो गाइस आप लोगों को ध्यान में होगा ये मीट्रिक्स में होता है, लेकिन ब्रिटिश में अगर पूछे आपको तो 735.5 वाट आपका होता है। किसमें? तो ये आपका ब्रिटिश में होता है। देन ये मीट्रिक में होता है, लेकिन अक्सर आपको यही वैल्यू अधिकतर पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है एक हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर का क्वेश्चन। ओके गाइस, 44 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। ओके, जब एक वस्तु की चाल दोगुनी होती है तो त्वरण दोगुना होता है।
द्रव्यमान दोगुना होता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी होती है, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी। तो आपको ध्यान में रखना है गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए 45 नंबर का, एक 16 kg द्रव्यमान और 4 kg द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं, तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। देन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर, कैलोरीमीटर, पथमापी या गैल्वेनोमीटर। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कैलोरीमीटर का ऊष्मा मापने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऊष्मा कैलोरी में ही मापी जाती है। ओके, तो ये ध्यान में रख लेना आप लोग, कैलोरीमीटर में यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर से आपका क्या मापा जाता है, तो आपका सूक्ष्म विद्युत धारा मापी जाती है। ओके गाइस, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और आप लोगों को बताया था ठोस के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान में रखना है सब्लिमेशन कहलाती है। ओके गाइस, बिना द्रव में परिवर्तित हुए वाष्प में बदल जाना ठोस का, ये कहलाता है आपका सब्लिमेशन। ओके, बिल्कुल ध्यान कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, निर्वात में ऊष्मा का संचालन नियम है। ये आपको ध्यान में रखना है, निर्वात में ऊष्मा का संचालन कैसे होता है, तो ये आपका विकिरण के द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 49 का है, गैस के कौन से नियम के आधार पर परम शून्य का व्युत्पन्न हुआ। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, देखिए, और लूसेक का नियम या आवोगाद्रो का नियम। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है चार्ल्स के नियम से हुआ है। ओके गाइस, देन बॉयल का नियम ताप से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी संवहन विधि प्राथमिक रूप से नहीं है। समुद्र और भूमि, समीर छोर, पानी का उबलना, बल्ब के फिलामेंट द्वारा शीशे के बल्ब का गर्म होना, या भट्टी के चारों ओर तरफ गर्म होना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है बल्ब के फिलामेंट द्वारा शीशे के बल्ब का गर्म होना, ये आपके संवहन विधि का प्राथमिक रूप नहीं है। पानी का उबलना भी संवहन है, वो कैसे गाइस, तो जैसे आपको बता दूं, द्रव का किस में बदलना, वाष्प में बदलना, ये आपको हमेशा याद रखना है। द्रव का वाष्प में बदलना संवहन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे सभी उदाहरण आपके संवहन के हैं, बाकी बल्ब के फिलामेंट द्वारा शीशे के बल्ब का गर्म होना, ये आपका संवहन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि वो तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। ओके गाइस, ना कि वाष्प। बढ़ेंगे अगले, चलिए तो गाइस यह थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। थैंक यू गाइस।